Assalamu alaikum students, welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher. Students, chapter number 10 gases exchange हमने स्टार्ट किया था और उसका एक मेन टॉपिक gases exchange in humans हमने शुरू किया हुआ बेटा। हमने एयर पैसेजवे के कंपोनेंट्स के ऊपर बेटा डिस्कशन शुरू की थी और हमने सबसे लास्ट कंपोनेंट पढ़ा था बेटा एल्वियोलाई का। हमने अपने इस पॉइंट को वहीं पर खत्म किया था और आज हम इससे ऑनवर्ड शुरू कर रहे हैं बात को बेटा। पॉइंट यह है कि एयर पैसेजवे का सबसे आखिरी पार्ट है जी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई वो पार्ट्स होते हैं जो एल्वियोलर डक्ट से ऑनवर्ड होते हैं। ये वो पार्ट होते हैं जिन्हें ब्लड कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है, जिनके अक्रॉस जो हैं वो गैसेस जो हैं वो मूव करती हैं, वो ब्लड से मूव करके एल्वियोलाई में आती हैं और एल्वियोलाई से मूव करके दोबारा वो ब्लड के अंदर चली जाती हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये सारा फिनोमेना आखिर किस लिए होता है और इसका क्या क्या फायदा है, ये पॉइंट्स हमने बेटे आज के टॉपिक में देखने। ओके बेटा, आप कंसिडर करें ये है एक पर्सन की बॉडी के लंग्स, ठीक है। अब ये जो लंग्स है एक पर्सन की बॉडी में, ये लास्ट पार्ट मैंने पाउचेस आपको बना के दिखाए हैं, ये हैं जी एल्वियोलाई। हर एल्वियोलाई के बाहर मैंने आपको रेडिश ब्लड कैपिलरीज दिखाई हैं और मैंने ब्लूइश ब्लड कैपिलरीज भी दिखाई हैं। अब ये दोनों एक ही जगह पर होती हैं, लेकिन यहां पर चूंकि स्पेस का इशू था इसलिए मैंने आपको सेपरेट बना के दिखा दी हैं। क्वेश्चन ये राइज होता है कि एल्वियोलाई के पास ये ब्लड कैपिलरीज कहां से आती हैं और क्यों आती हैं। क्वेश्चन का आंसर है बेटा, जो ह्यूमन बीइंग का हार्ट है, हार्ट से सारी ब्लड वेसल्स निकलती हैं। कोई भी ब्लड वेसल और बॉडी के किसी पार्ट में भी जा रही हो तो वो सारी की सारी निकलती है ह्यूमन हार्ट से। आपको याद हो बेटे चैप्टर नंबर 9 आपने 9th क्लास में पढ़ा था ट्रांसपोर्ट, और उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा था आर्टीरियल सिस्टम, और उसमें आपको ये बताया गया था कि ह्यूमन हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक बहुत बड़ी एओर्टा के अंदर ब्लड को रिलीज करता है। तो ब्लड जो है वो पहले एओर्टा के अंदर रिलीज होता है और जैसे ही एओर्टा डिवाइड करती है तो उस एओर्टा से बहुत सारी ब्लड वेसल्स निकलती हैं जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं, और हर पार्ट को एक एक ब्लड वेसल सप्लाई कर दी जाती है। वो वाली आर्टरीज जो हमारे लंग्स को ब्लड सप्लाई करती हैं हम उन्हें कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज यूजुअली तौर पर तमाम आर्टरीज के अंदर बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये वाहिद ऐसी आर्टरी है बेटा जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो हमारे हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है उसे इन ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करवा दिया गया, इसे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर मूव करवा दिया। अब दोनों साइड की पल्मोनरी आर्टरीज इस ब्लड को लेकर हमारे एल्वियोलाइज या उनके पाउचेस के पास चली जाती है। आखिर वो ऐसा क्यों करती है उसकी बात आगे करते हैं, लेकिन हमारा पहला जो पॉइंट है वो ये है कि हमारे हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो एक आर्टरी के अंदर रिलीज हुआ, द नेम एज दी पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर रिलीज हुआ, ये पल्मोनरी आर्टरी पास करती हुई आगे बहुत सारी पल्मोनरी आर्टरीयूल्स बनाती हैं। ये देखें, ये बड़ी आर्टरीज थी, जैसे ही लंग्स में एंटर हुई वो छोटी छोटी आर्टरीयूल्स में डिवाइड होना शुरू हो गई, जिससे पल्मोनरी आर्टरीयूल्स बनी। और एट द एंड जब उन आर्टरीयूल्स ने आकर एल्वियोलाइज को सराउंड किया तो वो बहुत सारी थिन कैपिलरीज के अंदर चेंज हो गई, कैपिलरीज के अंदर बदल गई। अब कैपिलरीज में चेंज होगी, कैपिलरीज ने एल्वियोलाइज के साथ अटैच होकर क्या काम किया इसकी बात हम आगे करते हैं बेटा। उससे पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि दोबारा का मैकेनिज्म क्या है कि यहां से अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था लंग्स के पास आया तो हम ये कहते हैं कि जब भी कोई ब्लड लंग्स के पास आता है वो अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं भी है तो लंग्स उसमें ऑक्सीजन को ऐड कर देता है। तो यहां पर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी कैपिलरीज के थ्रू एल्वियोलाई के पास पहुंचा, उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना दिया गया, ऑक्सीजनेटेड बना दिया गया। अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से लंग्स से निकलेगा with the help of capillaries, with the help of venules, कैपिलरीज और वेन्यूल से निकलेगा जो बाद में एक बहुत बड़ी वेन बनाएंगे और उस वेन को हम कहेंगे जी पल्मोनरी वेन।
सो दिस इज अ पल्मोनरी वेन, एक ऐसी वेन जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोनों साइड से कलेक्ट करके हमारे हार्ट के पास दोबारा भेज दिया जाएगा, और हार्ट फिर इसे पूरी बॉडी को सप्लाई करेगा। लंग्स में ये सारे का सारा जो फंक्शन है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेटेड में चेंज होना, ये सारे का सारा जो इंटरचेंज का फिनोमेना है, ये जो ब्लड के एक्सचेंज होने का प्रोसेस है, वो इसी पार्ट के ऊपर परफॉर्म होता है जिसे हम एल्वुलाई कहते हैं बेटा। तो हमारा यही कॉन्सेप्ट बाकी रह गया था कि एल्वुलाई का क्या रोल है। आप ये कह सकते हैं कि एल्वुलाई ट्रांसफॉर्म द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज करवा दिया जाता है बेटा। यही था हमारा एयर पैसेज वे का लास्ट पार्ट और उसकी सारी डिस्क्रिप्शन बेटा। अब हम शुरू करने वाले हैं एयर पैसेज वे के बाद जो इसके अलावा सेकंड कंपोनेंट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का, द लंग्स, हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं बेटा। एक पर्सन की बॉडी में उसकी चेस्ट कैविटी के अंदर बेटा स्पंजी से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कुछ स्पंज की तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, और वो स्पंज जो कि एल्वुलाई से मिलकर बने होते हैं, हर साइड की एल्वुलाइज कंबाइन करके एक स्पंजी ऑर्गन बनाती हैं, और उस स्पंजी ऑर्गन को लंग्स के नाम से बेटे जाना जाता है। एक पर्सन में जो पेयर ऑफ लंग्स मौजूद होता है बेटा, वो मुकम्मल तौर पर एल्वुलाई से मिलकर बना होता है। उसमें मिलियंस हो सकती हैं, बिलियंस हो सकती हैं, बहुत सारी एल्वुलाइज होती है, और उन सभी का काम सिर्फ एक है, ब्लड के अंदर गैसेस की एक्सचेंजमेंट को फैसिलिटेट करवाना। ये सारी की सारी जिम्मेदारी लंग्स के ऊपर होती है, और ये काम उन्होंने ही परफॉर्म करना है बेटा। ओके, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। लंग्स के बारे में क्या क्या बातें बताई जाती हैं, लंग्स की प्रोटेक्शन के हवाले से क्या बात बताई जाती है बेटा। कहा यह जाता है कि जो ह्यूमन बीइंग के लंग्स होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए दो स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा। पहला स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं रिब्स आर्टिकुलेटेड नेटवर्क। अब हमारे लंग्स के बाहर बेटा यहां पर करके आर्टिकुलेटेड रिब्स होती हैं बेटा, तकरीबन 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं हर इस तरह से सीक्वेंस के अंदर। अब ये जो सारी की सारी रिब्स हैं, इनका काम है किसी भी तरह की जो फिजिकल इंजरी बॉडी के बाहर से हमारे लंग्स तक पहुंचती है, उन्हें डायरेक्टली लंग्स तक ना जाने दिया जाए। ये जो रिब्स हैं एज अ प्रोटेक्टिव केज का काम करती हैं बेटा। तो ये फिजिकल इंजरी जो बहुत सीवियर हो सकती है, उससे हमारे लंग्स को बचाते हैं, लंग्स को रप्चर होने से बचाते हैं, क्योंकि ये मैं बता चुका हूं कि लंग्स एक स्पंजी ऑर्गन है, बहुत ही सॉफ्ट एंड डेलिकेट होता है, जरा सा डैमेज नुकसानदेह हो सकता है बेटा। तो रिब्स एक हो गया। फिर हमारे लंग्स के बाहर एक थिन सी मेम्ब्रेन होती है, लंग्स के फौरन बाहर एक थिन सी मेम्ब्रेन होती है, एंड दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज अ पेल्यूरल मेम्ब्रेन। पेल्यूरल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसे अगर मैग्नीफाई करके देखा जाए तो वो दो पेल्यूरल मेम्ब्रेन्स होती हैं। अगर मैं इसे मैग्नीफाई करके देखूं तो एक है आउटर पेल्यूरल और एक है इनर पेल्यूरल, ये दो मेम्ब्रेन्स हैं। फर्स्ट वन इज द आउटर पेल्यूरल एंड नेक्स्ट वन इज द इनर पेल्यूरल। और इन दोनों पेल्यूरल मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक फ्लूइड पाया जाता है जो एज अ शॉक एब्जॉर्बर मटेरियल के तौर पे काम करता है। यहां पर ये देख रहे हैं बेटे आप लोग, मैं रेडिश मार्क कर रहा हूं, ये एक फ्लूइड है, एक ऐसा लुब्रिकेंट फ्लूइड जो एज अ शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम कर रहा है। जो भी प्रेशर बाहर से लंग्स के ऊपर लगेगा वो एक पार्ट तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि ये जो फ्लूइड है वो उसे लंग्स की मुकम्मल बाउंड्रीज के ऊपर इक्वली तौर पर स्प्रेड कर देगा, फैला देगा बेटा। ये हमारा हो गया नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है बेटा लंग्स के स्ट्रक्चर के ऊपर कितने कंपोनेंट्स पे बात की जाती है। एक ह्यूमन बीइंग जो है उसके जो अंदर जो पेयर ऑफ लंग्स पाए जाते हैं, उसका जो राइट लंग है और उसका जो लेफ्ट लंग है, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है बेटा। जो एक पर्सन का लेफ्ट लंग्स है बेटा, ये दो लोब से मिलकर बना होता है क्योंकि स्मॉलर होता है। वजह क्या है, उसके यहां पर हार्ट पाया जाता है, ह्यूमन हार्ट मौजूद होता है। लेफ्ट लंग इज कंपोज ऑन टू लोब्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हार्ट।
लेकिन जो राइट लंग्स है बेटा वो 3 लोब से मिलकर बना होता है, 3 लोब्स उसमें पाए जाते हैं, 3 लोब्स मौजूद होते हैं। 2 डेफिनेशंस बेटा लंग्स के रेफरेंस से आप लोगों ने और याद रखनी है। एक है जी डायफ्राम, एक है इंटरकॉस्ट्रल मसल्स। इंटरकॉस्ट्रल मसल्स, ये 2 डेफिनेशंस बेटे आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय डायफ्राम एंड हाउ इट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द इंटरकोस्टल मसल। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा डायफ्राम की। डायफ्राम इज अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो टू द लंग्स। लंग्स के बिल्कुल नीचे की तरफ, ये अगर लंग्स है बेटा तो लंग्स के नीचे की तरफ ये एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर मौजूद है, ये जो मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूं। ये जो थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है बेटा इसे डायफ्राम कहते हैं। इस डायफ्राम का काम कि ये ब्रीथिंग के प्रोसेस में फैसिलिटेशंस प्रोवाइड करता है, ब्रीथिंग के प्रोसेस को अकॉम्प्लिश करवाने में अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा ये जो डायफ्राम है। सेकेंड है बेटा इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स आर द टाइप ऑफ स्केलेटल मसल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स। रिब्स के दरमियान में मसल्स पाए जाते हैं बच्चों इस सीक्वेंस के अंदर। इन सभी स्केलेटल मसल्स को इंटरकॉस्ट्रल मसल्स कहा जाता है। सो इंटरकॉस्ट्रल मसल्स, तो इन इंटरकॉस्ट्रल मसल्स का जो काम है ये भी ब्रीथिंग के प्रोसेस को फैसिलिटेट करवाना ही है बेटा। अब लंग्स के हवाले से मैंने 3 मेम्ब्रेन्स आपको बताई हैं। एक मैंने बताई थी सबसे पहले पेल्यूरल, जो कि लंग्स से बाहर होती है, which is a double membrane, which is infilled with a fluid that act as a shock absorber. Second one is a diaphragm, which is a thick muscular structure present just below the lungs, which help in the process of breathing. Third one is the intercostal muscles. It's the type of skeletal muscles that is present in the ribs is known as the intercostal muscles. तो बेटा लंग्स के हवाले से यही कुछ बातें थी जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट था, हमने उसके ऊपर भी बेटा डिस्कशन कर ली। होपफुली बेटा ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम इससे ऑनवर्ड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। टिल देन के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।